हेलो बच्चों आज हम लोग स्पर्श बुक का चैप्टर तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलते। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तीसरी कसम फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और मास्को फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई। शैलेंद्र ने अपने जीवन काल में केवल एक ही फिल्म बनाई। तीसरी कसम उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्में हैं जैसे संगम, जागते रहो, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर, आवारा, जिस देश में गंगा बहती है आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म के नायक व नायिका के नाम बताएं और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है। राज कपूर जी ने गाड़ीवान हीरामन का अभिनय किया है और वहीदा रहमान जी ने नौटंकी में काम करने वाली कलाकार हीराबाई का अभिनय किया है। फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया। फिल्म तीसरी कसम का निर्माण कवि और गीतकार शैलेंद्र जी ने किया है। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर बनाते समय इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि इसका पहला भाग बनाने में ही उन्हें 6 वर्ष का लंबा समय लग जाएगा। राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। राज कपूर जी ने जब शैलेंद्र से फिल्म की कहानी सुनी तो उसके पश्चात उन्होंने अपना फिल्म में काम करने का पारिश्रमिक एडवांस में मांग लिया, जिसको सुनकर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। वो राज कपूर के द्वारा किए गए इस मजाक को नहीं समझ पाए थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म समीक्षक राज कपूर जी को किस प्रकार का अभिनेता मानते। तो फिल्म समीक्षक राज कपूर जी को एक कला मर्मज्ञ, आंखों से बात करने वाला एक कुशल अभिनेता मानते। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी हुई कविता क्यों कहा गया है। सेलुलाइट का अर्थ है फिल्म को कैमरे की रील में उतारकर चित्र द्वारा प्रस्तुत करना। तो यह फिल्म हमें एक कविता का ही आभास देती है। ये फिल्म इतनी संवेदनशील है जैसे हम पर्दे पर किसी कविता को देख रहे हों। इसमें कविता जैसी मार्मिकता है, जीवंतता है और इसीलिए इसे सेलुलाइट पर लिखी हुई कविता कहा गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे। क्योंकि इस फिल्म के अंदर फिल्म को लोकप्रिय बनाने वाले जो मसाले होते हैं वो नहीं थे और इस फिल्म में जो भावुकता थी, जो इसका गौरव था, जो इसकी कोमल संवेदनाएं थी, उनको वितरक महसूस नहीं कर पाए। उनकी समझ से परे की चीज थी। वो बस फिल्म लोकप्रिय बनाकर पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया और इसलिए ये फिल्म कब आई कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का क्या कर्तव्य है। कलाकार का कर्तव्य है कि वह दर्शकों की मानसिक स्तर है उसको ऊंचा उठाए, उनकी सोच को परिष्कृत करे, उनके अंदर जागृति लाए, उनको अच्छे बुरे की पहचान कराए और उनके ज्ञान को बढ़ाए। जो शैलेंद्र जी थे इसके समर्थक थे। फिल्म में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन इतना महिमा मंडित कर दिया जाता है, ग्लोरीफाई मतलब इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि जिससे कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके, उनको उस जो दुख है उसकी तरफ उनकी रुचि बढ़ाई जा सके, उसको आकर्षक बनाया जा सके और उसका अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा प्रभाव दर्शकों पर पड़े और वो विचलित हो जाए और जिससे कि फिल्म को लोकप्रिय बनाया जा सके। लोकप्रिय होने पर ज्यादा से ज्यादा उससे धन कमाया जा सके। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं। राजकुमार जी जो कहना चाहते थे शैलेंद्र जी ने उसको शब्दों में प्रकट किया। राजकुमार जी की भावनाएं या आंखें जो कहना चाहती थी, जो भाव प्रकट करते थे, जो उनकी भाव भंगिमाएं थी, उसका बहुत सुंदर तरीके से सौंदर्यीकरण करके उसको किस प्रकार से ज्यादा प्रभावित रूप से हम
कह सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं उनके भावों को, यह केवल शैलेंद्र जी ही कर सकते थे। उन्होंने उनकी भावनाओं की बहुत अच्छी अपने शब्दों में, अपने संवादों में, अपने गीतों में बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की। इसलिए कहा गया है कि राजकुमार जी के भावनाएं हैं, उनको शैलेंद्र जी ने शब्द प्रदान। लेखक ने राज कपूर को एशिया का बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या उस समय भारत में बहुत अधिक फिल्मों का निर्माण हो रहा था। एशिया में सबसे बड़ा निर्माण का केंद्र भारत था फिल्में बनाने के लिए, और इसमें राज कपूर जी का बहुत बड़ा योगदान था। वो अभिनय करने में, अभिनय अपनी भावनाओं को प्रकट करने में बहुत निपुण थे। उनकी जो व्यक्तित्व था वो बहुत आकर्षक था, और वो निर्माता थे, निर्देशक थे और अभिनेता भी थे। और उनकी जो बनाई फिल्में थी वो पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में देखी और सराही जाती थी। लोग उनकी फिल्मों के बहुत दीवाने थे। इसलिए इन सब कारणों के कारण उनको शोमैन की उपाधि दी गई। रूस में तो नेहरू जी के बाद सिर्फ राज कपूर जी थे जिनको बहुत अच्छे से लोकप्रिय थे और जिनको लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे, पहचानते थे। इसलिए हम राजकुमार जी को शोमैन कहते हैं। फिल्म तीसरी कसम के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, इस पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, इस लाइन पर जय किशन जी ने आपत्ति की कि भाई जो 10 दिशाएं हैं, ये जन साधारण जो है वो इससे अनभिज्ञ है, वो केवल 4 दिशाएं जानता है। इसलिए हम ये 10 दिशाएं जो साहित्यिक भाषा है इसका प्रयोग ना करके, क्योंकि जनता इसको नहीं जानती है, इसलिए ये गाना चल नहीं पाएगा। लेकिन शैलेंद्र जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमें जनता की रुचियों को परिष्कृत करना चाहिए, उनके मानसिक स्तर को उठाना चाहिए, हमें उनकी रुचि की आड़ में जो उथलापन है उसको परोसना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए मना कर दिया और ये गाना काफी लोकप्रिय भी हुआ। फिल्म राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? राज कपूर जी एक बहुत बड़े निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे, तो उन्हें फिल्म बनाने को लेकर जो भी चुनौतियां होती थी, खतरे होते थे, उसकी असफलताओं को लेकर जो खतरे होते थे, उन सब से वाकिफ थे, उन सब से वो परिचित थे। इसलिए उन्होंने शैलेंद्र जी को, जो उनके अभिन्न मित्र थे और शैलेंद्र की ये पहली फिल्म थी, इसलिए उन्होंने उनको इन सभी चुनौतियों और खतरों के बारे में, असफलताओं के बारे में आगाह किया। लेकिन शैलेंद्र जी ने फिर भी यह फिल्म बनाई, क्योंकि वो धन और अपने यश के लिए, धन के लिए यह फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। इसकी पटकथा उनके दिल को छू गई थी, उनके दिल के बहुत करीब थी, और वो किसी भी तरह यह फिल्म बनाना चाहते थे। एक साहित्यिक रचना को एक इसकी कोमल भावनाओं के साथ इसको पर्दे पर उतारना चाहते थे। इसलिए वो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, और उन्होंने सभी दिक्कतों का, सभी परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी यह एक कोमल भावनाओं से संपूर्ण एक सार्थक फिल्म बनाई, और पूरी ईमानदारी से बनाई। तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस प्रकार हीरामन की आत्मा में उतर गया? जिस वक्त तीसरी कसम फिल्म बन रही थी, उस वक्त राज कपूर जी का कद बहुत ऊंचा था, वो शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। लेकिन इस जो फिल्म है, उन्होंने हीरामन की आत्मा में उतर कर अभिनय किया। इसका मतलब है वो हीरामन के साथ बिल्कुल एकाकार हो गए। इसका मतलब है कि कहीं पर भी यह नहीं लग रहा था कि राज कपूर अभिनय कर रहे हैं। उन्हें ऐसा देखकर लगता था यह हीरामन ही है, जो इतनी वास्तविक रूप से उन्होंने अभिनय को अभिव्यक्ति दी, और जो राज कपूर को बहुत कहीं पीछे छोड़ आए थे, और हीरामन बनकर जो कि सिर्फ दिल की भाषा समझता था, एक भुच्च गांव का गाड़ीवान था, और जो सिर्फ अपने दिल की सुनता था, उन्होंने इस किरदार को, इस पात्र को जीकर एक जीवांत अभिनय करके इस फिल्म को अमर बना। लेखक ने ऐसा क्यों लिखा कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ साथ प्रतिशत न्याय किया है? लेखक ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि यह जो फिल्म है, इस फिल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस फिल्म के अंदर किसी भी प्रकार के लटके झटके या किसी भी प्रकार के मसालों का, पैसा कमाने के लिए किसी भी प्रकार के
मसालों का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। जैसी ये साहित्यिक रचना थी, इसको हूबहू उसी संवेदना के साथ, उसी कोमल भावनाओं के साथ, उसी मार्मिकता के साथ पर्दे पर उतारा गया। इसमें किसी भी प्रकार को जिस प्रकार हम लोग कहते हैं ना कि इसको जो नॉवेल है इसको फिल्में बनाने के लिए काफी बदलाव किए जाएंगे, पर्दे पर उतारने के लिए उसके अनुसार कई बदलाव किए जाएंगे, लेकिन जिससे कि जो पटकथा है, जो साहित्य है, जो कृति है, उसकी आत्मा मर जाती है। लेकिन शैलेंद्र ने उस फिल्म की आत्मा को पर्दे पर, जैसी वो रचना थी, साहित्यिक रचना थी, पर्दे पर हूबहू उतारा। इसलिए यह भी कहा गया है कि ये सेल्यूलाइड पर लिखी हुई एक कविता है। इस बात से सहमत हैं कि इस फिल्म के साथ शैलेंद्र जी ने बिल्कुल 100% न्याय किया। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं थीं? शैलेंद्र जी के जो गीत थे वो दर्शकों को परिश्रत करने में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि जो दर्शक हैं उनकी पसंद उन्नत हो, है ना, वो जागृत हो और उनका मानसिक स्तर सुधरे। इसलिए उनके गीत इस प्रकार के होते थे जिससे कि दर्शकों की पसंद को परिष्कृत किया जा सके। नंबर 2, उनके गीत जो होते थे वो गहराई भी लिए होते थे और शांत भी होते थे। उनके गीतों में नदी जितनी शांत भाव होता था और समुद्र जैसी गहराई भी होती थी। उनके गीतों में झूठा अभिजात्य नहीं झलकता था। उनके गीत जो होते थे वो सच्चाई के और सहजता के बहुत करीब होते थे। और उनके गीतों की एक और विशेषता थी कि उनके गीत कठिन नहीं होते थे, लेकिन उनके गीतों में उथलापन भी नहीं होता था। मतलब कि जो सस्तापन होता है, जो हम कह सकते हैं घटियापन, वो नहीं होता था। सरल भी होते थे लेकिन उनमें उथलापन नहीं पाया जाता। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शैलेंद्र जी थे वो उन निर्माताओं में से नहीं थे जो यश और धन कमाने के लिए फिल्म बनाते थे। नंबर 2, एक वो बहुत भावुक और संवेदनशील निर्माता थे। तीसरा, वो अपनी फिल्मों में भाव प्रवण गीतों को रखना चाहते थे और रखते थे, क्योंकि वो जीवन को बहुत वास्तविक रूप में दर्शाना चाहते थे। उसको महिमा मंडित करके बहुत बढ़ा चढ़ाकर रखने के पक्षधर नहीं थे। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है, आप कहाँ तक सहमत हैं? तीसरी कसम जो फिल्म है वो इतनी हृदय स्पर्शी, इतनी कोमल भावनाओं से भरी हुई सार्थक फिल्म है कि यह सामान्य जन द्वारा बनाई ही नहीं जा सकती। इसको कोई कोमल कवि हृदय ही बना सकता है, जो कि शैलेंद्र जी थे। इस फिल्म ने जिस तरह हृदय की जो गहराई है इस फिल्म में, और जो इसकी मार्मिकता है, जो इसकी जीवांतता है ना, और उसको एक कवि हृदय ही पहचान सकता है और वह अनुभव कर सकता है। शैलेंद्र जी इस काम में दक्ष थे और इन्होंने इसीलिए वो इस फिल्म को बनाने में सफल हो सके।